नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कबाड़ दुकान में लगी भयंकर आग, मची रही अफरा तफरी, चपेट में आए बगल के 2 मकान, लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। कहां से आती है शराब? कोर्ट ने पुलिस कप्तान से पूछा, संपूर्ण बंदी के बावजूद शहर में कैसे पहुंच रही है शराब? 2 दिनों में मांगा जवाब। सशरीर अदालत में उपस्थित हुए जिले के कई अधिकारी। और प्रशासन ने बोछा के मतदाताओं से कहा, निडर होकर करे अपने मताधिकार का प्रयोग। चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। गांव-गांव में पुलिस कर रही है फ्लैग मार्च। मुजफ्फरपुर शहर के नगर थाना इलाके के भोला चौक जमीरन की गाछी स्थित एक कबाड़ के दुकान में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि अगल बगल के 2 मकान का दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय समेत कई अन्य लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की 3 टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने से लाखों का नुकसान बताया गया है। हालांकि घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कबाड़ दुकानदार खुर्शीद आलम ने बताया कि किसी ने सिगरेट जलाकर दुकान में फेंक दिया है, जिसके कारण दुकान में आग लग गई। घटना के समय वह मोबाइल रिचार्ज करवा रहे थे, इसी दौरान दुकान में आग लग गई। गनीमत रही कि आग की लपटें ज्यादा तेज होने से पहले ही दमकल की टीम ने काबू पा लिया, वरना आग की चपेट में अगल बगल के 2 मकान भी आ जाते। नहीं मालूम है साहब, तो रोड के सामने सील निकलवा रहे थे, इसी के अंदर कुछ फेंक दिया कि क्या किया इसको हमको जानकारी नहीं। आते हैं तो देखते हैं हल्ला हो रहा है कि आग लग गया। हाल ही खोले, जब तो बाल्टी में पानी था पटा रहे थे, उस पानी से ही से हुआ। छोटी फायर ब्रिगेड था, उनकी थोड़ा देर में खत्म हो गया, काबू नहीं पाया गया। कितने दिन से दुकान है यार? हमारा तो 25-30 वर्ष से। अच्छा, स्क्रैप वगैरह भी रखते हैं? जी, स्क्रैप का है? जी, स्क्रैप का है। अच्छा, क्या नुकसान हुआ होगा? देखिए कि पूरा सब जल गया। आप बताइए अंदाजे। 1-1.5 लाख के आसपास है। हम जब ही आए तो देखा कि यहाँ आग थोड़ा लग चुका था, और देखते ही जो आग पूरे जगह तब्दील हो गया। तो हम लोग ने जो है मोहल्ले के सभी लोग जो है मिलजुल के आग को बुझाने का काम किया, और बोड़ा जितना था सामान सबको हम लोग बाहर किया, आधा अंदर था, और जितने मोहल्ले वासी थे सब लोग ने हेल्प किया, पानी पटाया। यहाँ पर 3-4 घर नुकसान है, बुरी तरह जल चुका है सब कुछ। कूड़े की वजह से, चूंकि प्लास्टिक था, इसकी वजह से आग जो है ना बहुत ज़्यादा तेजी से था। हम फायर ब्रिगेड, थाना प्रभारी सबको सूचित किए, तब फौरन सब आए तो जल्दी आग पर काबू पाया, और मोहल्ला वासी जमकर मेहनत किए। इसमें सभी लोगों का सहयोग था, सब लोग मिलकर इस आग पर काबू पाया। और हुआ था बहुत हमारे मोहल्ले के बगल वाले गली में एक कचरे की दुकान पे आग लग गई थी। जो हम लोग को पता चला घर पे, तो तुरंत वहाँ से दौड़ के आए, देखे कि बहुत भीषण आग लगी हुई थी, जिसके वजह से मोहल्ला के लोग और उसमें सब लोग सहयोग करके हम लोग उस आग को कंट्रोल करें, और फायर ब्रिगेड वाले समय के अनुसार वो पहुँच गए। उसके बाद उसको कंट्रोल पाया गया। आग का कारण पता चला? आग का कारण यही पता चल रहा है कि कोई बगल से जा रहा था सिगरेट पीकर, कोई फेंक दिया, कि क्या करा वो तो नहीं पता चल पा रहा, मगर ये पता चल रहा है कि कोई सिगरेट फेंक दिया पीकर, जिसकी वजह से वो आग लग गया। मोहल्ला वाले के लोगों को नुकसान होता, बहुत लंबा क्षति होता है, जिसकी वजह से मोहल्ला के लोग सब लोग के सहयोग से ये आग को काबू पाया गया। 3 गाड़ी आई, एक बड़ा गाड़ी और 2 छोटा गाड़ी, और सूचना मिलते ही हम लोग 1 मिनट के अंदर मिठनपुरा थाना से हम लोग यहाँ घटनास्थल पर पहुँचे, और आग पर काबू पा लिया गया है। अच्छा, आग ज़्यादा आग थी क्या? ज़्यादा उस समय, जिस समय आग लगा था उस समय ज़्यादा भयानक लग रही थी, मगर बहुत जल्द ही हम लोग आग पर काबू पा लिए। कितनी गाड़ी थी टोटल आपकी? टोटल 3 गाड़ी है, एक बड़ा गाड़ी है और 2 छोटा गाड़ी। कोई आपके जख्मी भी हैं? नहीं, कोई साथी के थोड़ा सा खरोच आ गया है, मगर वैसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। बिहार में शराबबंदी सख्ती से लागू है।
लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से शराब का कारोबार बंद नहीं हो रहा है। ऐसे ही एक मामले में मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयंत कांत को 3 अन्य अधिकारियों के साथ हाजिर होना पड़ रहा है। दरअसल पटना हाई कोर्ट के आदेश से एक मामले में लापरवाही पर विशेष उत्पाद कोर्ट प्रथम ने मुजफ्फरपुर एसएसपी, डीटीओ, उत्पाद अधीक्षक व वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी अधिकारी को सदेह तलब किया है। दरअसल कोर्ट ने उत्पाद अधीक्षक से पूछा कि कहां से आती है शराब। 2 दिनों के अंदर जवाब देने का समय दिया गया है। मुजफ्फरपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय 1 के जज ने उत्पाद अधीक्षक और मुजफ्फरपुर एसएसपी को गुरुवार को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था। मामला हथौड़ी थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें आरोपी को उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी थी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुजफ्फरपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय ने एसएसपी, उत्पाद अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों को सदैव उपस्थित होकर यह जवाब देने को कहा था कि जब हर राज्यों के चेक पोस्ट पर ई-चालान, जीएसटी जैसे चीजों की जांच की जाती है तो फिर शराब अंदर कैसे दाखिल हो जाता है। एसएसपी जयंत कांत के शहर से बाहर रहने की वजह से उनकी जगह डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे उपस्थित हुए, जबकि उत्पाद अधीक्षक संजय राय खुद न्यायालय में उपस्थित हुए। मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि शनिवार को दोनों अधिकारियों को न्यायालय में सदैव उपस्थित होकर यह जवाब देना है कि जांच में लापरवाही क्यों हो रही है, साथ ही मामले में जब्त ट्रक का मालिक कौन है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 की 16 जुलाई की रात हथौड़ी थाना क्षेत्र के माधोपुर के निकट शराब लदे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा था। इस ट्रक पर 67 कार्टन शराब बरामद की गई थी। ट्रक से शराब अनलोड कर रहे मीनापुर थाना के डुबरबन्ना गांव के उमेश सहनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 5 अन्य आरोपित फरार हो गए। हथौड़ी थाना के पुलिस अवर निरीक्षक उमाकांत सिंह ने 6 आरोपितों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हथौड़ी थाना कांड संख्या 153 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में इन लोगों को उपस्थित होना था। इस न्यायालय से समन गया था एक्साइज कोर्ट नंबर 1 से, और ये लोग उपस्थित हुए और अपना जो प्रश्न न्यायालय के द्वारा पूछा गया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कि बिहार में जो पूर्व से शराब का प्रतिबंध है, तो फिर शराब कहाँ से आता है और ट्रायल में विलम्ब क्यों हुआ, इसके बारे में लिया गया और इसके बारे में जानकारी लेकर जो है इसका रिपोर्ट जो है न्यायालय अपना हाई कोर्ट में भेजेंगे। सीनियर एसपी का भी आने का हाँ, तो सीनियर एसपी अपने व्यस्तता के कारण या जिले से बाहर रहने के कारण डीएसपी को इन्होंने ऑथराइज किया था। डीएसपी साहब उपस्थित थे। आगे इसमें क्या कार्रवाई? अभी लोग अपना रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे न्यायालय में। कोई तिथि भी निर्धारित की गई है? हाँ, परसों अपना रिपोर्ट अपना निर्धारित करेंगे। बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट का इंतजार दोपहर 3 बजे खत्म हुआ। बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किया गया। रिजल्ट घोषित होने के थोड़ी देर के बाद वेबसाइट क्रैश हो गई। छात्र छात्राओं को इस परेशानी का सामना हर साल करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर रिजल्ट के समय भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट क्रैश या स्लो हो जाती है। लेकिन इस साल छात्रों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रिजल्ट वेबसाइट के क्रैश होने पर भी देख सके, इसके लिए मैसेज के जरिए रिजल्ट देखने की व्यवस्था की है। सफल छात्र छात्राओं ने इस बार के रिजल्ट को अन्य वर्षों के मुकाबले बेहतर बताया और कहा कि कम समय तैयारी के लिए मिलने के बावजूद रिजल्ट को लेकर जो चिंता थी वो रिजल्ट आने के बाद दूर हो गई। रिजल्ट कब आया था रिजल्ट? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया। कितना नंबर आया? 313। क्या बनना है आपको? हमको डॉक्टर बनना है। कहाँ पर पढ़ते थे आप? हम चाणक्य क्लासेस में। रिजल्ट आया था। कब आया है? आज 31 तारीख को आया, 1 बजे। 1 बजे आया है। फर्स्ट किया यहाँ पर? जी सर। आगे क्या बनना है? आगे IAS ऑफिसर बनना है। IAS ऑफिसर बनना है। मेहनत करिएगा? हाँ, बहुत मेहनत की थी। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 10वीं का रिजल्ट का घोषणा किया गया, जिसमें चाणक्य क्लास के बच्चे हर साल की तरह इस साल भी अपने जिले में नाम रोशन किया और यहाँ के बच्चे 100% सफलता प्राप्त किया। सभी बच्चों में काफी उल्लास था। सभी एक दूसरे को गुलाल लगाए, मिठाई खिलाएं और कामना करते हैं कि ये सभी छात्र अपने आगे का भविष्य बनाएं और जीवन में जो इनकी इच्छा है वो बनकर दिखाएं। आयकर विभाग की नई विशेषताओं वाला पोर्टल पहले ही दिन धराम हो गया।
रात तक करदाता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कर सलाहकार वेबसाइट पर सर्वर डाउन होने का मैसेज ही पढ़ते रहे। किसी तरह का काम न होने से करदाताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट व कर सलाहकारों में भारी नाराजगी भी रही। इनकम टैक्स के एडवोकेट सह टैक्सेशन बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन करदाताओं का न रिटर्न फाइल हो सका, न ही संपत्ति संबंधी टीडीएस जमा हो सका। लोग टीडीएस का डिटेल भी नहीं देख सकते। इससे काफ़ी नाराजगी रही। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल गुरुवार की सुबह से सर्वर की समस्या होने से चल नहीं रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने पैन नंबर से पोर्टल को लॉगिन कर ले रहे हैं, लेकिन इस पोर्टल से लॉगिन नहीं हो रही थी। इससे दिन भर लोग परेशान रहे। देर रात तक पोर्टल चालू नहीं हो सका था। इससे लोगों के कोई काम नहीं हो सके। आज 2-3 दिनों से इनकम टैक्स का सर्वर जो है ना बहुत डाउन चल रहा है। एक तो बैंक का 2 दिन छुट्टी था, 2 दिन स्ट्राइक के कारण व्यापारी लोग को टैक्स जमा करने में काफ़ी परेशानी हुआ है। आज तो कुछ टैक्स जमा हुआ, लेकिन इनकम टैक्स का साइड गड़बड़ रहने के कारण रिटर्न नहीं फाइल हो रहा है। सर्वर बहुत स्लो चल रहा है। OTP वेरीफाई नहीं हो रहा है, रिटर्न सबमिट नहीं हो रहा है। रिटर्न अगर किसी का सबमिट हो गया तो वहाँ दिखा रहा है 00, पहले से डाटा सेव किया हुआ उड़ जा रहा है। फिर जो परेशानी हो रही है इसको बस फाइन भी जमा है, टैक्स जमा है, लेकिन रिटर्न नहीं फाइल हो पा रहा है। हमको नहीं लगता है कि डेट बढ़ेगा। टैक्स पेयर को तो इससे परेशानी, टैक्स पेयर को, टैक्स प्रोफेशनल को, सभी परेशान है। जिनका रिटर्न पहले फाइल हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जिनका लास्ट डेट में अभी फाइल हो करने जा रहे हैं नहीं हो पा रहा है। देर रात तक भी मतलब सुधरने की संभावना लग रही है। अब देखिए, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। लोड तो बढ़ते धीरे धीरे बढ़ेगा ही, क्योंकि दिन सुबह से ही नहीं काम कर रहा है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई पहली परियोजना मुजफ्फरपुर का नगर भवन 1 करोड़ 28 लाख की लागत से बनकर तैयार हो चुका है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसे अभी शुरू नहीं किया जा सका है, पर इसका इस्तेमाल MLC चुनाव में आदर्श मतदान केंद्र के तौर पर किया जाएगा। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के इंजीनियरों ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक इमारत है, जिसका रिनोवेशन और सौंदर्यीकरण का काम अगस्त 2021 में शुरू किया गया था, जो अपने समय सीमा से पहले ही बनकर तैयार हो चुका है। आम लोगों के लिए इसे खोले जाने में आदर्श आचार संहिता बाधा बन रही है। 12 अप्रैल के बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इंजीनियर अभिजीत गौरव ने बताया कि इसमें सैटेलाइज्ड AC, 24 घंटे बिजली, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े पठन पाठन सामग्री के साथ बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने का प्रयास किया गया है। जी, काम फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। 95% से ज़्यादा काम हो चुकी हुई है। 2-3 दिन हार्डली में 2 काम हो जाएगी। ये मॉडल बूथ बनाया जा रहा है इसको, इसलिए और जोशों से काम चल रही है। इसका पुनरुद्घाटन कब? उद्घाटन की जानकारी विभाग से आचार संहिता हटने के बाद मिल जाएगी। कोई लास्ट डेडलाइन दी गई है? डेडलाइन मार्च का अप्रैल 1st वीक तक में काम पूरी फिनिश होकर हैंड ओवर हो जाएगी। आचार संहिता हटने के बाद ही इसके उद्घाटन की तिथि तय की जाएगी। कुल कितने खर्च आई और क्या कुछ परेशानियाँ आई थी इसको बनाने में? क्योंकि पुनर्निर्माण हेरिटेज बिल्डिंग है। जी, हेरिटेज बिल्डिंग है, तो इसमें पहली चुनौती थी कि इसकी जो ओरिजिनल डिज़ाइन है उसमें कहीं से छेड़छाड़ नहीं की जानी थी। क्या कि जो उस समय की बनाई हुई डिज़ाइन है उसको बनाना एक अपने आप में चुनौती था। तो उसको ध्यान रखते हुए, पूरे बिल्डिंग की सुरक्षा को देखते हुए कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हो, उसको देखते हुए पूरी काम की गई है। 1 करोड़ 28 लाख का हमारा एग्रीमेंट था। क्या कुछ खास बनाया है इसमें? कुछ इसमें पूरी खास, जैसे आपको सेंट्रलाइज्ड AC हो गई है, पूरे फॉल सीलिंग है, लाइटिंग है, पूरी छत की सीट रिप्लेसमेंट हुई थी। जो पहले सीट थी, छत में लीकेज था, वो सबको एक ट्रीटमेंट किया गया। वो कैमरा लगी, पूरी CCTV कैमरा लगी है। टॉयलेट्स बनी हैं, नई टॉयलेट्स बनी है। फिर प्रोजेक्टर लग रहा है, साउंड सिस्टम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, कंप्यूटर लग रही है, डिजिटल लाइब्रेरी का होगा। ये सब सीटिंग कैपेसिटी कितनी? सीटिंग कैपेसिटी तो एग्जिस्टिंग जितनी थी, लगभग 60-70 स्टूडेंट यहाँ रहते थे। लेकिन कंप्यूटर जहाँ मैनुअल थे उसके रिस्पेक्ट में, तो कंप्यूटर लगने के बाद थोड़ी उसकी क्या होगी ये तो फ्यूचर में डिसाइड होकर पता चल पाएगा। पहले तो मैनुअल था, बुक से रिलेटेड था।
गुरुवार को भौचा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर मुशर्री प्रखंड में वहां के पूर्व विधायक सह वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा ने फीता काटकर किया। इस दौरान सांसद अजय निषाद, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। इस दौरान बोछा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से सीधा संवाद के दौरान मंत्री जीवेश मिश्रा ने भाजपा को वोट देकर एनडीए को मजबूत बनाने की अपील की। मंत्री जीवेश मिश्रा ने दावा किया कि बेबी कुमारी बोछा उपचुनाव में 50,000 मतों से विजयी होंगी। तो वो भी ले आवे ना, उनके पास लोग हैं तो ले आवे ना। वो तो अकेले पूरा उत्तर प्रदेश में चिल्लाए और कहीं जमानत नहीं बचा पाए हैं। वो तो पूछिए ना उनसे, उनका हाल उनसे पूछिए। और अजय भाई ज्यादा बेहतर, अरे हमारे सांसद जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। आपने उनके विधायक का खरीद किया ऐसा आरोप? अरे उनके पास विधायक था कहाँ, सो न बताइए मुझे। उनके पास कैंडिडेट होता तो जब अपनी बदौलत उत्तर प्रदेश में चुनाव वो लड़े हैं तो खाता खोल लिए होते कहीं। हमारी बदौलत हमारे लोग जीतकर उनका खाता बिहार के अंदर खोलने का काम किया और वो तीनों विधायक अपने घर में वापस आ गए हैं। हमने न किसी को खरीदा है, न टोका है, न रोका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में वापस आकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। असर होगा क्योंकि 11,000 वोटों से आप ये सीट जीती थी। अब एनडीए में वीआईपी और बीजेपी अलग है, तो राजद को कितना फायदा होगा इस सीट से? राजद को फायदा होने की... आप इस फायदे के चक्कर में मत रहिए। ये सीट हम 50,000 से अधिक मतों से जीतेंगे। 16 तारीख को इस बोचहा के एनडीए के कार्यकर्ताओं का फाइनल होली है और हम आपको भी न्योता देते हैं कि उस दिन आपका कैमरा इन चीज़ों को अपने कैमरे में कैद करे, आप भी उस होली का आनंद लीजिए। इसलिए मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक आप सभी साथियों को मैं आग्रह पूर्वक निमंत्रित करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो हम लोग का जो ज़मीनी स्तर का काम है, भारतीय जनता पार्टी उस पर काम करती है। हम लोग का बूथ का जो भी कमेटी का जो बैठक था, सभी विधायक बैठक आके ले चुके हैं। 3 हमारे मंडल हैं यहाँ पर, तीनों मंडल में 3 बिहार सरकार के मंत्री प्रभारी हैं। हम लोग ये चुनाव जो है एक जंग के रूप में ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता जो भी यहाँ आना चाह रहे हैं सब लोग आ रहे हैं, फ़ोन से भी संपर्क कर रहे हैं, ऐसे भी आ रहे हैं, सब लोग प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। और ये चुनाव जो हम लोग 50,000 वोट से चुनाव जीते हैं। कहीं कोई उम्मीद नहीं है। सब 16 तारीख को फिर मैं आपके सामने में रहूँगा। कहीं कोई त्रिकोणीय नहीं है। जो वोट बैंक दिख रहा था, जिसके दम पे यहाँ पर चुनाव जीती थी वीआईपी पार्टी, वो भी बीजेपी का दम था। वीआईपी में कहीं दम अगर रहता, जैसा मंत्री जी ने बताया, तो यूपी में जमानत उनका जब्त नहीं होता। 45 वर्षों तक रमई राम यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं, अब बेटी भी मैदान में है, तो क्या सब लगता है उनके बाद? देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर आदमी अपना अपना किस्मत इसमें आजमाता है। जीत के सभी दावे करते हैं, जीतता वही है जिसको जनता चाहती है। गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर मुजफ्फरपुर स्थित वकालत खाना में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बोछा उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी अमर पासवान को और मुजफ्फरपुर विधान परिषद चुनाव में संजू सिंह को विजयी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही सरकार के द्वारा शराबबंदी कानून में संशोधन की भर्त्सना की गई और उसे नाकाफी बताया। मौके पर प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार बसंत, रजनीकांत यादव, अभिमन्यु कुमार सहित प्रकोष्ठ से जुड़े दर्जनों अधिवक्ता मौजूद थे। आज राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ इकाई मुजफ्फरपुर की बैठक न्यायालय परिसर मुजफ्फरपुर में आयोजित की गई। मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा विधानसभा में उपचुनाव 12 अप्रैल को निर्धारित। राष्ट्रीय जनता दल ने बोचहा के चुनाव को चुनौती के रूप में लिया है और बोचहा के विधायक रहे गरीब, दलित, शोषित, वंचित की आवाज़ सरदे मुसाफिर पासवान जी के पुत्र अमर पासवान जी को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया है। इसलिए अमर पासवान की जीत को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल अधिवक्ता प्रकोष्ठ इकाई मुजफ्फरपुर के विद्वत अधिवक्ताजन कृत संकल्पित हैं
और आज के बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बोचहा में मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने के लिए पुलिस गांव-गांव में फ्लैग मार्च कर रही है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार पर्याप्त मात्रा में जिले में फोर्स आ गई है। गुरुवार को अरियापुर थाने की पुलिस ने भिखनपुरा, शहबाजपुर, बड़ा जगन्नाथ गांव, अखाड़ा घाट और शेखपुर ढाब में बीएसएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। आगामी 12 तारीख को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रतिबंध किए जा रहे हैं। थाना पुलिस ने बीएसएफ के जवानों को साथ लेकर गांव-गांव में सभी मतदाताओं को निर्भीक व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की अपील की है। फ्लैग मार्च में अरियापुर थानेदार विजय कुमार सिंह और डीएसपी प्रशिक्षु सियाराम यादव ने बोचहा के मतदाताओं से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही कहा कि आमजन को चुनाव के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। उन्होंने असामाजिक तत्वों को चुनाव के दौरान कोई भी गड़बड़ी करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बोचहा विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। ये एमएलसी का भी चुनाव होने जा रहा है। हाँ, उसमें भी चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, तो उसी दोनों के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कॉमन सर्च अभियान कर रहे हैं। चुनाव में उत्पाद मचाने वाला पर कैसी नज़र रहेगी? सख्त कार्रवाई होगी। 107 और सीसीए की कार्रवाई की गई है जी, और अन्य अभियुक्तों की भी पहचान की जा रही है, उपद्रवी तत्वों को पहचान की जा रही है और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भय मुक्त निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान कराना हमारा लक्ष्य है, उसकी ओर हम लोग अग्रसर। ये कौन कौन अभी इलाके में अरियापुर थाना से किया जा रहा है? अभी भिखनपुर, शहबाजपुर, बड़ा जगन्नाथ, अखाड़ा घाट, शेखपुर सब जगह होगा, अभियान चल रही है। चलिए। जिले में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर गुरुवार को समाहरणालय सभागार में प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी, जिला परिवहन विभाग के अधिकारी, ट्रैफिक डीएसपी सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में वायु प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई, साथ ही आवश्यक निर्देश दिया गया। बैठक में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने को लेकर त्वरित कदम उठाए जाने का निर्देश जारी किया गया, जिससे वायु प्रदूषण की स्थिति नियंत्रण में आ सके। वहीं अन्य बिंदुओं पर समीक्षा भी की गई, साथ ही एनजी के गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन पर्यावरण वन विभाग द्वारा किया गया है, जिसमें जिला स्तर पर वायु प्रदूषण के लिए प्रभावी कार्रवाई किया जा सके, जिसमें सभी जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम सभी को मिलकर जो भी टारगेट्स दिए गए हैं उन पर कार्रवाई करनी है। उसी के लिए आज सभी को अभी तक क्या कार्रवाई की गई है उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट लिया गया है, और नेक्स्ट मंथ ये क्या कार्रवाई करनी है उसके लिए डायरेक्शन दिया गया है। अब वो प्रयास होगा कि ये बैठक रेगुलरली हर महीने एक बार हो, ताकि वायु प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। हमारा जो जियोग्राफिक कंडीशन है, जियोग्राफी जहाँ पे जियोलॉजिकली वो है, उसमें क्या है कि हमारा लोकल पोल्यूशन ज़्यादा होता है, नेचुरल पोल्यूशन ज़्यादा होता है, और कुछ होता है मैन मेड। तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है इंडो गैंजेटिक प्लेन में, इस पे क्या है जी, स्लोप्स कम है, कंजेशन ज़्यादा है, कंजेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, हवा ठीक से बह नहीं पाता है तो कंजेशन हो जाता है, उसके वजह से लगता है पोल्यूशन। पूरा ग्रीनरी करने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट स्टेप कि नेचुरल बफर एरिया बढ़े, नेचुरल कैरिंग कैपेसिटी बढ़े, तो वही हमारा काम है, प्लस कंट्रोल भी करें। पोषण सप्ताह के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से गुरुवार को आरडीएस कॉलेज में संगोष्ठी सह हस्तशिल्प कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एनीमिया जानकारी एवं बचाव विषय पर आयोजित संगोष्ठी की मुख्य वक्ता आरबीवीएम कॉलेज की प्राध्यापिका और डाइटिशियन डॉक्टर जयश्री ने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एनीमिया शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण होता है।
शरीर में जब भी थकान, त्वचा का पीलापन, सिर घूमना, चक्कर आने जैसे लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में छात्र छात्राओं ने हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन किया। हस्तशिल्प प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रत्ना, द्वितीय स्थान मौसम और तृतीय स्थान मुस्कान को प्राप्त हुए। इन्हें मेडल और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य अमिता शर्मा, अनीता घोष, एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर पायोली, नीलिमा झा सहित कई अन्य शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। एनएसएस के द्वारा आयोजित किया गया था। मैं एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर। ये पोषण सप्ताह भारत सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये उसके अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें हमने आज एनीमिया जानकारी एवं बचाव विषय पर बच्चों को बीच महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, जिससे वो अपने आप को स्वस्थ बनाएं, समाज को स्वस्थ बनाएं, ताकि हम एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकें। आज का विषय एनीमिया था, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ बच्चों को जानकारी दी। उन्हें ये बताया कि एनीमिया से बचने का यही उपाय है कि आप अपने डाइट में पहले तो डाइट को जो भी आप आहार ले रहे हैं वो संतुलित बनाएं, मतलब कि उसमें सारे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सारे को ऐड ऑन करें। कलर्स जितना ज़्यादा प्लेट में होगा उसका न्यूट्रिएंट लेवल उतना ही अच्छा होगा। और जो भी वेजिटेरियन है वो अपने डाइट में विटामिन सी, जो भी फूड आइटम्स है, जो भी साइट्रस यानी खट्टा फल है, जैसे नींबू है, नारंगी है, गुआवा है, लेमन्स है, इन सारे का इंटेक बढ़ाएं। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो अपने डाइट में हीम आयरन, जो कि ज़्यादा प्रेजेंट होता है नॉन वेज में, फ्रेश फूड में, मीट, फिश, चिकन जो भी है, उसको सप्ताह में लगभग 2 से 3 दिन ज़रूर ले अपने डाइट में शामिल करें, ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शंस अच्छे से शरीर में हो। जहाँ पे अभी मैं प्राचार्य डॉक्टर अमिता शर्मा बोल रही हूँ। हमारे महाविद्यालय में ये पोषण सप्ताह का आज लास्ट डे था। उसी के उपलक्ष्य में एनीमिया विषय पर एक सेमिनार प्लस वर्कशॉप कराया गया, जिसमें बच्चियों ने शानदार प्रदर्शन किया और जो चीफ स्पीकर आई थी वो एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और उसके कारण, किस कारण से खून की कमी होती है, रक्ताल्पता किस कारण होती है, उसका कैसे रिमेडी हो सकता है और उसके दवा से कैसे साइड इफ़ेक्ट होगा, फिर साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचा जाएगा। ऑन द होल ये काफ़ी बेनिफिशियल था हमारे छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए। कुपोषण पर जो कार्यक्रम हुआ है, खास के महिलाओं के लिए ये आवश्यक है कि कोई भी महिला कुपोषित ना हो और अपने हस्बैंड को, बच्चों पर ध्यान तो रहे, अपने पर भी ध्यान दें और बैलेंस डाइट खाएं। सबके यहाँ तो नहीं ड्राई फ्रूट संभव हो पाता है, लेकिन जो भी खाएं, चावल, दाल या प्रॉपर प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, इन सब चीज़ों का पर्याप्त मात्रा में अपने को अगर रखेंगे पूर्ण रूप से तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ समाज में स्वस्थ देश का विकास होगा। गुरुवार को तपेश्वर लाल विजेता की स्मृति में आयोजित कलाश्री इप्टा सांस्कृतिक महापर्व 2022 परिचर्चा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जननाट्य संघ मुजफ्फरपुर और कलाश्री केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में अखिल भारतीय कायस्थ कल्याणकारी सभा बिहार प्रदेश के सौजन्य से पुरानी गुदरी रोड स्थित एक निजी अतिथि भवन में आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित गणमान्य लोगों ने इप्टा के संस्थापक सचिव तपेश्वर लाल विजेता के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही आयोजित परिचर्चा नुक्कड़ नाटकों की परंपरा एवं वर्तमान समय में इसकी भूमिका एवं गीत पर उपस्थित वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मौके पर इप्टा के सचिव अजय कुमार विजेता, अध्यक्ष रंभा सिन्हा सहित सैकड़ों कलाकार मौजूद थे। प्रख्यात नाटककार, चित्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और इप्टा के संस्थापक सचिव तपेश्वर लाल विजेता की पुण्य स्मृति में कलाश्री इप्टा सांस्कृतिक महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। ये हर साल उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम होता है। उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम करने का उद्देश्य मुख्य यह है कि उन्होंने जो रंगमंच मुजफ्फरपुर में जो हिंदी नाटकों का जो शुरुआत किया था मुजफ्फरपुर में, निरंतर आज के समय में चल रहा है और उनके द्वारा जो भी सिखाया गया है
वो आज के दिन में हम सभी लोग उनके स्मृति के रूप में कार्यक्रम करते हैं। शहर में जितने भी सांस्कृतिक संगठन है, नाट्य संस्थाएं हैं, कलाकार है, नृत्य के, गीत के, संगीत के, सब का कार्यक्रम कुछ न कुछ यहाँ प्रस्तुत होता है, जिससे कि शहर में सांस्कृतिक धारा जो बंद हो रही है उसे चालू करने के लिए, उसे शहर को साहित्यिक ढंग से, सांस्कृतिक ढंग से जो शून्यता की ओर बढ़ गई है, उसे हर साल हम लोग कार्यक्रम के माध्यम से इसकी शुरुआत करते हैं। माँ बाप का आदर और सम्मान करना हर वर्ग हर धर्म में सर्वोपरि है। ये बात गुरुवार को कमरा मोहल्ला स्थित इमामबाड़े में आयोजित तकी मोहम्मद खां वक्फ स्टेट में मरहुमा यास्मीन बनो की मजलिसे चहल्लुम पर मौलाना कमर सुल्तान ने खिताब करते हुए कहा है। साथ ही कहा कि जो माँ बाप का सम्मान करेगा वही ईश्वर अल्लाह का सम्मान करेगा। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से मिर्जा मुशीर ने किया। संचालन सैयद मोहम्मद बाकर ने किया। पेशखानी वासिर हुसैन और शहनशाह ने किया। कार्यक्रम में मौलाना निहाल हैदर, मौलाना तनवीर रज़ा, विक्टर, मौलाना अली अब्बास, सैयद इब्राहिम रज़ा, कमर अब्बास, अली अब्बास, मिर्ज़ा मेहदी अब्बास, शब्बीर हुसैन, मासूम हुसैन मौजूद रहे। मजलिस में आए हुए लोगों का सैयद शादाब रज़ा ने आभार प्रकट किया। आज मजलिस में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मजलिस में अज़मत वालिदैन से बहस रही। अज़मत वालिदैन का ताल्लुक़ चूँकि एक माँ की मजलिस थी और उसके खानवादे से मुताल्लिक़ हमें ताज़ियत और तसल्लियत और हमदर्दी का पैगाम देना था। शिया समुदाय के अंदर इसाले सवाब का मतलब होता है हमदर्दियों का आश्कार करना। मसलन एक आदमी के घर इंतकाल हुआ है तो दूसरे लोग उसके घर आते हैं ताकि गम में उसको तसल्ली दे सके, गम में उसको सुकून मिल सके। जाहिर सी बात है अगर दुनिया में लोग ईसाले सवाब के तौर पर भी एक दूसरे को तसल्लियत न दे सके तो इसका मतलब यह है कि हमदर्दी इस दुनिया में जिंदा नहीं रही। यही वजह है कि शिया समुदाय के अंदर जुल्म व तशद्दुद व बर्बरियत बहुत कम पाई जाती है। उसकी वजह है कि हमदर्दी के जज्बात ईसाले सवाब के ज़रिए से या किसी के मरने में ताज़ियत और तसल्लियत के ज़रिए से उभरते रहते हैं। खुसूसन वालिदैन का मर जाना एक औलाद के लिए या वालिद या वालिदा का मर जाना एक औलाद के लिए गम अंगेज़ दुनिया होती है और इस गम को उठाया जाना मुमकिन नहीं होता। अगर शरीयत ये समझती थी कि किसी एक का गम एक ही उठा लेगा तो कभी भी मैयत को 4 आदमियों से न उठवाती। 4 आदमियों से उठवाने का मतलब ही ये था कि कोई भी गम एक आदमी की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर होता है, लिहाजा चारों जाओ। सारी बिरादरी से कहा कि जाके शिरकत करो ताकि दुनिया में कोई गम ऐसा न हो जाए कि आदमी आपे से बाहर हो जाए और किसी मरने वाले के साथ मर न जाए। इसलिए जिंदा लोगों को हुक्म है कि मरने वालों के घर जाओ और उनके जिंदा लोगों को तसल्ली दो। इसलिए हम आते हैं। रह गई बात अज़मत वालिदैन की, तो दुनिया में ये बात तय है कि उन जैसी मोहब्बत कहाँ मिलेगी जो अपना सब कुछ लुटाना चाहते हैं अपनी औलाद पर। आज मैंने अहम तरीन तरीके से सारे जवानों को, सारी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि इनके बूढ़ा होने पे आप ताज्जुब न करना, इसलिए कि ये मेहनत व मशक्क़त ही तुम्हारे लिए करते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।